विश्व के इतिहास में 1947 का वर्ष दो नए संप्रभु राष्ट्रों के जन्म और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म के लिए तो सदैव याद रहेगा ही। लेकिन इस ऐतिहासिक वर्ष के सुनहरे इतिहास के पन्नों के साथ एक ऐसा काला पन्ना भी जुड़ा जिसमें अब तक के सबसे बड़े मानव पलायन और भयंकर दंगों में मारे गए लाखों लोगों के खून के छींटे तथा बेसहारा विधवाओं और अनाथों की सिसकियां भी जुड़ी हुई हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कभी भी मित्रता नहीं हुई, पर क्या आपने कभी ये सोचा कि भारत से निकला पाकिस्तान आखिर क्यों भारत को अपना दुश्मन समझता है और क्यों आतंकवादियों को पनाह देकर उन्हें भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था, जिसके कारण देश भी टूटा और इतनी बड़ी मानव त्रासदी हुई, और आखिर कब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों ने लिया खराब मोड़ और बन गए दुश्मन देश। तो बाकी की बातें वीडियो में ही करेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के बंटवारे के लिए अलग अलग पक्ष अपनी सुविधा अनुसार घटनाक्रम का विश्लेषण करते रहे हैं। बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और अंग्रेजी हुकूमत को दोषी ठहराया जाता रहा है। सोशल मीडिया पर तो सुनियोजित तरीके से नेहरू के साथ ही महात्मा गांधी को भी घसीटा जाता है, जबकि पाकिस्तानी मूल के प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जैसे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कि इस बंटवारे के लिए सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं जिन्ना और मुस्लिम लीग तो अंग्रेजों के टूल मात्र थे तथा हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथी अंग्रेजों का मिशन आसान कर रहे थे। सत्ता हस्तांतरण में जल्दबाजी को भी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब भारत का विभाजन अवश्य भावी हो गया था तो भी दंगों में इतना बड़ा नरसंहार टाला जा सकता था। देखा जाए तो भारत के बंटवारे के लिए हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों की बराबर भूमिका थी और अंग्रेजों ने कांग्रेस के खिलाफ इन दोनों को बढ़ावा दिया क्योंकि वे उनसे नहीं लड़ रहे थे। जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ऐसे में लीगी महासभाई तत्व मजहबी जुनून से बंटवारे की जमीन तैयार करते रहे। मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे। इसके अलावा इमारत शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिजुर रहमान, तुफैल अहमद मंगरौली जैसे कई नेताओं ने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया था। देवबंद स्थित इस्लामिक बुद्धिजीवियों का बहुमत और जमाते उलमाए हिंद भी विभाजन के खिलाफ था। विश्व युद्ध 2 के बाद लंदन में इटली की लेबर सरकार ने माना कि ब्रिटेन की तबाह अर्थव्यवस्था अति विस्तारित साम्राज्य की लागत का सामना नहीं कर सकती। इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही थी। अगस्त 1946 में ग्रेट कलकत्ता किलिंग ने लगभग 4000 लोग मारे गए और 1 लाख लोग बेघर हो गए। मार्च 1947 तक एक नया वॉइस रॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने का एक तरीका खोजने के लिए एक जनादेश के साथ दिल्ली पहुंचे। 3 जून को उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता को उस वर्ष अगस्त में आगे लाया जाएगा। राजनेताओं को एक अल्टीमेटम के साथ पेश किया जिसने उन्हें 2 अलग अलग राज्यों के निर्माण के लिए सहमत होने के अलावा बहुत कम विकल्प दिए। पाकिस्तान, उसके पूर्वी और पश्चिमी पंखों को लगभग 1700 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र से अलग किया गया। उस वर्ष 14 अगस्त को स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। अगले दिन भारत ने ऐसा ही किया। नई सीमाएं, जिसने पंजाब और बंगाल के प्रमुख प्रांतों को 2 भागों में विभाजित किया था और आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त को मंजूरी दी गई थी। उन्हें ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक सीमा आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने बाद में स्वीकार किया था कि उन्होंने बाहर पर भरोसा किया था। दरअसल असली विभाजन तो पंजाब का हुआ था, जहां सर्वाधिक मारकाट हुई थी और 5 लाख की नफरी वाली सेना बेकार खड़ी रही। स्पिनर के अनुसार अगर पंजाब में सही पुलिसिंग होती तो इतना नरसंहार रोका जा सकता था। लाहौर, रावलपिंडी जैसे क्षेत्रों में समय से सेना नहीं भेजी गई। अगर वहां स्थानीय सैनिकों के बजाय ब्रिटिश और गोरखा सैनिक भेजे जाते तो हालात जल्दी काबू में आ जाते। इश्तियाक अपनी पुस्तक पंजाब ब्लीडिंग में कहते हैं, अंग्रेज भी खून खराबा चाहते थे ताकि लगभग 1300 सालों तक साथ रहने वाले हिंदू मुसलमान एक साथ न रह सकें। पिंडी शहर के नजदीक ही दंगा पीड़ित गांव थे, जहां 6 मार्च से दंगे शुरू हो गए थे, लेकिन 13 मार्च को वहां सेना भेजी गई जिसमें डोगरे अधिक थे। विभाजन ने दंगों, बड़े पैमानों पर हताहतों की संख्या और प्रवास की एक विशाल लहर को जन्म दिया। लाखों लोग उस स्थान पर चले गए जिसकी उन्हें उम्मीद थी कि वह सुरक्षित क्षेत्र होगा।
जिसमें मुसलमान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं और हिंदू और सिख भारत की ओर बढ़ रहे हैं, पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रेन से यात्रा करते हुए। 14 से 16 मिलियन लोग अंततः विस्थापित हुए होंगे। विभाजन के बाद मरने वालों की संख्या का अनुमान 2 लाख से 2 मिलियन तक है। कई अन्य समुदायों के सदस्यों और कभी कभी उनके अपने परिवार के साथ साथ शरणार्थी शिविरों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से मारे गए। महिलाओं को अक्सर सामुदायिक सम्मान के प्रतीक के रूप में लक्षित किया जाता था, जिसमें 1 लाख तक बलात्कार या अपहरण किया जाता था। इस तीव्र हिंसक प्रक्रिया को क्या समझा जा सकता है? संबंधित लोगों में से कई न केवल धार्मिक पहचान से बल्कि क्षेत्र से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और ब्रिटेन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था। पंजाब में स्थिति विशेष रूप से खतरनाक थी, जहां हथियार और विमुद्रीकृत सैनिक प्रचुर मात्रा में थे। विभाजन का एक और अप्रत्याशित परिणाम ये था कि पाकिस्तान की आबादी मूल रूप से प्रत्याशित की तुलना में अधिक धार्मिक रूप से सजातीय हो गई। मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह मान लिया था कि पाकिस्तान में एक बड़ी गैर मुस्लिम आबादी होगी, जिसकी उपस्थिति भारत में शेष मुसलमानों की स्थिति की रक्षा करेगी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में 1951 की तुलना में केवल 1.6% आबादी शामिल थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, में 22%, और भले ही पाकिस्तान को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए एक मातृभूमि के रूप में बनाया गया था, सभी मुसलमानों ने इसके गठन का समर्थन नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां चले गए मुस्लिम स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बना रहा, जो 1951 में आबादी का लगभग 10% था। जनवरी 1948 में एक हिंदू राष्ट्रवादी चरमपंथी ने गांधी की खुद हत्या कर दी थी, जिन्होंने उन पर विभाजन के समय मुसलमानों को बहुत अधिक समर्थन करने का आरोप लगाया था। बाद में दोनों राज्यों को विभाजन के बाद शरणार्थियों को समायोजित करने और पुनर्वास करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब दोनों राज्य 1947-48 में जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर युद्ध के लिए गए, बाद में सांप्रदायिक तनाव के मुकाबलों ने आगे आंदोलन उत्पन्न किया, जिसमें लोगों की एक चाल अभी भी 1960 के दशक के अंत तक पलायन कर रही थी। आज दोनों देशों के संबंध स्वस्थ से कोसों दूर हैं। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। भारतीय मुसलमानों पर अक्सर पाकिस्तान के प्रति वफादारी रखने का संदेह होता है। 1980 के दशक के बाद से वहां जीवन के तथा कथित इस्लामीकरण के कारण पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक तेजी से कमजोर हो रहे हैं। 7 दशक बीत जाने के बाद भी 1 अरब से अधिक लोग अभी भी विभाजन के साए में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।